देखते हैं दोस्तों। संविधान के बारे में चर्चा करेंगे आज। संविधान के बारे में यूं कहा जाता है कि इसको अंग्रेजी में तो कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। लैटिन भाषा का वो शब्द तो बताते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूरे बताते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूरे शब्द है, इसका जो अर्थ तो बताते हैं, लेकिन प्रबंध करना या फिर व्यवस्था करना। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की कि संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ बताते हैं प्रबंध करना या व्यवस्था करना। उसके बाद में नेक्स्ट, संविधान की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा। संविधान की डेफिनेशन है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिखित व अलिखित नियमों का वह समूह पुंज झुंड जिसके द्वारा किसी भी राष्ट्र का शासन संचालित संगठित और नियंत्रित होता है, उसी को हम संविधान कहते हैं। संविधान की परिभाषा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिखित व अलिखित नियमों का वह पुंज, वह झुंड, वह समूह जिसके द्वारा किसी भी राष्ट्र का शासन संचालित, संगठित और नियंत्रित होता है, उसी को हम संविधान कहते हैं। विश्व में संविधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन ने किया। विश्व में संविधान शब्द जो प्रयोग करने वाला जो नागरिक था वह ब्रिटिश नागरिक था, और उसका नाम तो बताते हैं लेकिन सर हेनरी मैन बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीन जो संविधान बताते हैं, वो बताते तो हैं लेकिन किस देश का बताते हैं तो ब्रिटेन का बताते हैं। ब्रिटेन का जो संविधान है वो कहते हैं कि साहब परंपराओं पर आधारित है। परंपराओं पर ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो मौखिक है, अर्थात कैसा है, अलिखित है। यानी विश्व का सबसे प्राचीन जो संविधान है वो ब्रिटेन का है।
ब्रिटेन का जो संविधान बताते हैं ये मौखिक व परंपराओं पर आधारित है, अर्थात परंपराएं वंशानुगत चलती हैं। इनका कहीं भी लिखित विवरण कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए यूं कहा जाता है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान, विश्व का सबसे प्राचीन जो लिखित संविधान कोई देश का है तो अमेरिका का है। अमेरिका का संविधान लागू तो हुआ था लेकिन 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था, जबकि विश्व का दूसरा सबसे प्राचीन जो लिखित संविधान कोई देश का है तो फ्रांस का है। फ्रांस का संविधान लागू तो हुआ था लेकिन 1791 में हुआ था। एशिया का सबसे प्राचीन लिखित संविधान, एशिया का सबसे प्राचीन जो लिखित संविधान कोई देश का है तो वह किस देश का है तो जापान का है। जापान का संविधान लागू तो हुआ था लेकिन कब लागू हुआ था 1860 में। विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान, विश्व का सबसे नवीनतम जो लिखित संविधान कोई देश का है तो वह नेपाल का बताते हैं। नेपाल का संविधान 2015 में लागू हुआ था। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, विश्व का सबसे छोटा जो लिखित संविधान कोई देश का है तो अमेरिका का है। अमेरिका के संविधान में आर्टिकल तो बताते हैं लेकिन कितने आर्टिकल है तो 7 आर्टिकल है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, और विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का है। भारत के संविधान में आर्टिकल तो हैं लेकिन 395। देखो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले संविधान के बारे में कि संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ बताते हैं प्रबंध करना या व्यवस्था करना। उसके बाद में संविधान की परिभाषा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिखित व अलिखित नियमों का वह समूह, वह पुंज, वह झुंड जिसके द्वारा किसी भी राष्ट्र का शासन संचालित, संगठित और नियंत्रित होता है, उसी को हम संविधान कहते हैं। विश्व में संविधान शब्द का जो प्रयोग किया था वो आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था। विश्व में संविधान शब्द का जो प्रयोग किया था वो ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन ने किया था। भारत में इस शब्द का प्रयोग किया था वो आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था। विश्व का सबसे प्राचीन जो संविधान बताते हैं वो ब्रिटेन का बताते हैं, और ब्रिटेन का जो संविधान बताते हैं वो मौखिक व परंपराओं पर आधारित है, अर्थात अलिखित है। विश्व का सबसे प्राचीन जो लिखित संविधान कोई देश का है तो अमेरिका का है। अमेरिका का संविधान लागू तो हुआ था लेकिन 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। विश्व का दूसरा सबसे प्राचीन जो लिखित संविधान कोई देश का बताते हैं तो फ्रांस का बताते हैं। ये फ्रांस का संविधान लागू तो हुआ था लेकिन 1791 में लागू हुआ था। विश्व का सबसे नवीनतम जो लिखित संविधान कोई देश का बताते हैं तो नेपाल का बताते हैं। ये लागू तो हुआ था लेकिन 2015 में। एशिया का सबसे प्राचीन जो लिखित संविधान कोई देश का बताते हैं तो जापान का बताते हैं। ये 1860 में लागू हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि विश्व का सबसे छोटा जो लिखित संविधान कोई देश का बताते हैं तो अमेरिका का बताते हैं, जिसमें 7 अनुच्छेद हैं। जबकि विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान कोई देश का बताते हैं तो भारत का बताते हैं, उसमें आर्टिकल तो बताते हैं लेकिन 395 बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट
कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक में सर्वप्रथम संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम भारतीय जो संविधान के जो बीज बोए थे वो 1895 में बोए थे। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन से विधेयक में? तो स्वराज्य विधेयक में। ये स्वराज्य विधेयक पारित नहीं हुआ था, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने चिल्लाकर कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा। उसके बाद में नेक्स्ट है 1906 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन। इस कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की तो थी, लेकिन की किसने थी? दादा भाई नारोजी ने। नौरोजी भी बोलते हैं, नारोजी भी बोलते हैं। इस दादा भाई नारोजी ने सर्वप्रथम मांग तो की, लेकिन स्वराज्य की मांग की। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नारोजी ने सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग की। कांग्रेस के 56 अधिवेशन हुए, मूलतः 54 हुए थे। 2 विशेष अधिवेशन हुए थे, एक 1920 में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। 1923 में भी विशेष अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। इन 56 अधिवेशनों में 3 बार जो अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नारोजी ने की थी। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2014 में आया भी था कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के अधिवेशनों की 3 बार अध्यक्षता की थी? दादा भाई नारोजी ने। कब कब? 1886 में, 1893 में और 1906 में। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कांग्रेस के अधिवेशनों की 3 बार अध्यक्षता की थी। 3 बार अध्यक्षता की थी। कब कब? 1929 में, 1936 में और 1937 में। दोस्तों यूं ही नहीं, आगे बात करें तो इसी पॉलिटिकल से संबंधित हैं, लेकिन वैसे इतिहास का पोर्शन भी, इतिहास के पोर्शन में भी वो बातें आते हैं। 1907 में एक सूरत अधिवेशन हुआ था और उस सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो रास बिहारी घोष ने की थी, जिसमें कांग्रेस के 2 दल हुए थे, नरम और गरम दल। नरम दल के नेता बताते हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले और गोविंद रानाडे को बताते हैं, जबकि गरम दल के नेता बताते हैं वो लालपाल बाल को बताते हैं। ये दोनों दल एक कब हुए थे? तो 1916 में हुए थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो अंबिका चरण मजमूदार ने की थी, जिसमें ये दोनों दल एक हुए। 1906 में ही आगा खां और सलीम मुल्ला खां ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इस मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जीना का जो प्रवेश हुआ था वो कहते हैं कि साहब 1911 में हुआ था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की पत्नी मेरी क्वीन का भारत आगमन हुआ था और उस मेरी क्वीन ने कहते हैं कि 1 अप्रैल 1912 को
कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था। 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में, यह अमेरिका में है सैन फ्रांसिस्को, वहां गदर पार्टी की स्थापना की थी। यूं कहा जाता है कि 7 से 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का दक्षिणी अफ्रीका से भारत आगमन हुआ था। 1916 में महात्मा गांधी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो बनी, लेकिन एनी बेसेंट को बनाया गया था और इसने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद में नेक्स्ट इतिहास और महात्मा गांधी से संबंधित बातें हैं जिनको पॉलिटिकल में भी समाहित किया गया है, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा कुछ आंदोलनों में जो नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी, उन आंदोलनों के बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। 1917 में एक आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन। यह आंदोलन बिहार में हुआ था, नील की खेती से संबंधित बताते हैं। राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को इस आंदोलन में आमंत्रित किया था। यह महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, जबकि यूं कहा जाता है महात्मा गांधी का विश्व में पहला सत्याग्रह दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था, 1893 में हुआ था। किससे संबंधित बताते हैं? तो रंग विभेद से संबंधित बताते हैं। कहते हैं कि किसके साथ हुआ था? तो नेल्सन मंडेला के साथ हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो भी ठीक था, लेकिन यूं कहा जाता है कि 1918 में एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन क्यों हुआ? तो कहते हैं कि उस समय गुजरात में प्लेग रोग फैल गया था और उस प्लेग रोग के कारण कहते हैं कि साहब मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। यूं कहा जाता है कि अंबालाल, जो मिल का जो निदेशक था उसका नाम अंबालाल बताते हैं, उसकी बहन बताते हैं अनसुईया बेन बताते हैं, उन्होंने इस आंदोलन में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। यूं कहा जाता है कि साहब महात्मा गांधी ने मजदूरों को लेकर देश में प्रथम भूख हड़ताल की थी और इस आंदोलन के दौरान मजदूरों को 35% प्लेग बोनस भी दिलाया था। 1918 में एक आंदोलन हुआ था, खेड़ा आंदोलन, यह गुजरात में हुआ था। यह भी कहते हैं कि किसानों की लगान दर बढ़ा देने के कारण अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। इसमें सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो सदस्य बताते हैं विठल भाई पटेल, उन्होंने इस आंदोलन में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, रवि शंकर, शंकरलाल बेकर, मोहनलाल पांड्या आदि ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक विद्वान बताते हैं जिसका नाम हार्डीमन बताते हैं, उस हार्डीमन ने कहा है कि यह महात्मा गांधी का देश में प्रथम किसान सत्याग्रह था। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि 1919 का रोलेक्ट एक्ट, 1919 के रोलेक्ट एक्ट के बारे में यूं कहा जाता है कि साहब भारत में क्रांतिकारियों की गतिविधियां बढ़ रही थी। इसको रोकने के लिए ब्रिटिश न्यायाधीश था जिसका नाम सिडनी रोलेक्ट बताते हैं, उसकी अध्यक्षता में 1917 में एक आयोग गठित हुआ और उसी आयोग की सिफारिश पर 1919 में ब्रिटिश सरकार ने आतंकवाद अराजकता अधिनियम बनाया था दोस्तों। उसी अधिनियम को रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है। उसी को मोतीलाल नेहरू ने बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा, अर्थात काला कानून की संज्ञा दी। इसी रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा आयोजित की और संपूर्ण देश में हड़ताल हुई। इस हड़ताल का दिल्ली से नेतृत्व स्वामी सरदानंद ने किया था। उसी समय यूं कहा जाता है कि अमृतसर सभा को संबोधित कर रहे 2 युवा नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल,
इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हीं के विरोध में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस समय यूं कहा जाता है कि यह कांड कहां हुआ, तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहते हैं कि अमृतसर का जो सैनिक अधिकारी था जनरल डायर, और पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बताते हैं माइकल ओ डायर, इन दोनों के निर्देशन में कहते हैं कि गोलियां दागी गई। यहां तक बातें होती तो ठीक थी, लेकिन यूं कहा जाता है कि साहब इस की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी गठित की थी। इस कमेटी के बारे में यूं कहा जाता है कि साहब इसमें सदस्य तो बताते हैं, लेकिन जॉर्ज बर्रो का नाम आता है, जस्टिस राइस का नाम आता है, टॉमस स्मिथ का नाम आता है, सर चिमनालाल शीतलवाड़ का नाम आता है, जगत नारायण का नाम आता है, साहबजादा सुल्तान अहमद का नाम आता है। इन लोगों ने जांच की और कहा कि इस घटना में मरने वालों की जो संख्या है वो 379 है, 379 बताई। उसके बाद में नेक्स्ट कांग्रेस ने इसकी जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी गठित की। इस तहकीकात कमेटी में सदस्य तो बताते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का नाम आता है, मोतीलाल नेहरू का नाम आता है, अब्बास तेजबजी का नाम आता है, तेज बहादुर सबरू का नाम आता है और जयकर का नाम आता है। इन्होंने कहा कि इस घटना में जो मरने वालों की जो संख्या है वो 1000 से अधिक है। इस घटना से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि 1919 का एक खिलाफत आंदोलन भी आता है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि साहब तुर्की में चल रहे जो शासक पद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तुर्की का जो शासक बताते हैं उसको खलीफा कहा जाता था। खलीफा बताते हैं ये संपूर्ण इस्लाम जगत का धार्मिक गुरु बताते हैं, इसीलिए भारतीय मुस्लिम वर्ग ने भी इसका विरोध किया था। इसके लिए कहते हैं कि साहब भारत में खिलाफत कमेटी गठित हुई। उस खिलाफत कमेटी में जो सदस्य तो बताते हैं, लेकिन 4 सदस्य बताते हैं। मोहम्मद अली का नाम आता है, शौकत अली का नाम आता है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम आता है और लियाकत अली का नाम आता है। कहते हैं कि साहब यूं ही नहीं, मोहम्मद अली और शौकत अली ने तो अपने समाचार पत्र कॉमरेड में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया है। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस भी मनाया गया। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, महात्मा गांधी ने हिंदुओं से इस आंदोलन में मुस्लिम वर्ग के साथ देने की बात कही है। यूं कहा जाता है कि अक्टूबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी गठित की। इस कमेटी में अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि साहब आप असहयोग आंदोलन प्रारंभ करो। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि यूं कहा जाता है कि जून 1920 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी को कहते हैं कि साहब इस खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अगस्त 1920 में संवर्ष संधि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के शासक पद को समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन, इसकी जो टाइमिंग बताते हैं वो 1920 से लेकर 22 तक बताते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में यूं कहा जाता है इसका जनक महात्मा गांधी हैं। इसका समर्थन करने वाला प्रथम जो व्यक्ति बताते हैं वो मोतीलाल नेहरू को बताते हैं। बहिष्कार करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम चित्तरंजन दास था। 1920 में इसी के लिए कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस विशेष अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो लाला लाजपत राय ने की थी, लेकिन असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव वो पारित नहीं हुआ था।
1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ। इस नागपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो चक्रवर्ती विजय राघवाचारी ने की थी। कहते हैं कि इसमें असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो बहुमत से पारित हुआ। इस आंदोलन की कुछ बातें थी कि स्वराज्य के स्थान पर स्वशासन की प्राप्ति हो, स्वराज्य के स्थान पर स्वशासन की प्राप्ति होगी, या स्वशासन के स्थान पर स्वराज्य की प्राप्ति होगी, सॉरी। कहते हैं कि यूं ही नहीं बल्कि ग्राम, तालुका और पंचायत स्तर पर कांग्रेस की कमेटी बुलाई जाएगी। ब्रिटिश शिक्षा और उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। ब्रिटिश कार्यों में भारतीयों के द्वारा सहयोग नहीं किया जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहेगी और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि यूं कहा जाता है कि साहब इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि और तुजू व बोरक पदक को त्याग दिया था, जबकि इसी के पांचवें पुत्र कहे जाने वाले जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट के पद को त्याग दिया था। कहते हैं कि इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला जो प्रथम व्यक्ति को बताते हैं तो मोहम्मद अली को बताते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि साहब मौलाना अब्दुल कलाम भी थे, शौकत अली भी थे, ये चित्तरंजन दास भी बताते हैं, मदन मोहन मालवीय भी बताते हैं, मोतीलाल नेहरू भी थे। ये अन्य व्यक्ति थे जो इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे। ये भारत का सबसे बड़ा जन अभिव्यक्ति वाला आंदोलन बताते हैं। इस आंदोलन के दौरान कहते हैं कि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का जो पुत्र था प्रिंस ऑफ वेल्स, उसका भारत आगमन हुआ था, और उसका भारत आगमन हुआ था तो संपूर्ण देश में कहते हैं कि साहब क्या हुई थी, हड़ताल हुई थी। इस आंदोलन का जो नारा बताते हैं वो हिंदू मुस्लिम की जय हो। वास्तविक रूप से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कहते हैं कि यूं ही नहीं बल्कि यूं कहा जाता है इस आंदोलन में आर्थिक सहायता के लिए तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की थी। उसके बाद में नेक्स्ट 5 फरवरी 1922 का चोरी चोरा कांड आता है। यह यूपी का गोरखपुर जिला बताते हैं और कहते हैं कि मुरादगंज नामक स्थान बताते हैं, वहां सैनिकों का किसानों का एक जुलूस निकल रहा था। उस जुलूस का जो नेतृत्व कर रहा था वो भगवान अहिर कर रहा था। संबंधित थाने ने उनको रोकने का प्रयास किया, उसी लिए उस थाने को आग लगा दी गई जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर कांग्रेस कमेटी से असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। कहते हैं कि यूं ही नहीं, मार्च 1922 को महात्मा गांधी को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने 6 वर्ष की सजा सुना दी, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण 1924 में उनको रिहा कर दिया गया। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान तो बनेगा लेकिन भारतीयों की इच्छाओं के अनुसार ही बनेगा। 19 मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी का गठन किया। स्वराज्य पार्टी 2019 जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें सामान्य ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वराज्य पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू ने कब किया था, तो मार्च 1923 में किया था। उसके बाद में नेक्स्ट यूं कहा जाता है कि 1924 में मोतीलाल नेहरू ने
अनौपचारिक 1924 में मोतीलाल नेहरू ने अनौपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। अनौपचारिक, अनौपचारिक का मतलब होता है नाम मात्र। एक होता है औपचारिक यानी वास्तविक, एक होता है अनौपचारिक। 1924 में ही बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की जो अध्यक्षता महात्मा गांधी ने भी की थी। यूं कहा जाता है कि 1924-25 में देश की जो प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, उसने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और उस महिला का जो नाम बताते हैं वो सरोजिनी नायडू बताते हैं। कहते हैं कि यूं ही नहीं, सितंबर 1925 में महात्मा गांधी ने बिहार के पटना में चरखा संघ की स्थापना भी की। 1925 का काकोरी कांड जो ट्रेन की लूटपाट से संबंधित बताते हैं, जिसमें राजेंद्र लाहौली, रोशनलाल और जो सुखदेव, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 1928 में का साइमन कमीशन, 7वें सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए उसका विरोध हुआ, और विरोध हुआ तो कहते हैं कि साहब लाठी चार्ज करने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, और तब उन्होंने अंत में चिल्लाकर कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील सिद्ध होगी। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि 1928 में नेहरू कमेटी गठित हुई। 1928 में 9 सदस्यों के द्वारा एक कमेटी गठित हुई। उस कमेटी में जो अध्यक्ष बनाया गया वो मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। यह संविधान से संबंधित कमेटी थी। तभी तो यूं कहा जाता है कि 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने बहत्तर घंटे लगातार कार्य कर संविधान से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की, और उसी रिपोर्ट को संविधान की ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ये भारतीयों के द्वारा संविधान की लिखित में पहली मांग थी। अब कई बच्चे यूं पूछते हैं कि साहब ये 72 घंटे लगातार कार्य करना ये पॉसिबल है कि नहीं है, वो तो तुम स्वयं जानो कि साहब हमसे तो नहीं होता। तो हाँ, ऐसी स्थिति में उसमें कोई बीच में कोई रोमांटिक चीज डाल दे, जैसे मतलब आजकल के जो बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते ही उनका मन व्हाट्सएप पर लग जाता है, फेसबुक पर लग जाता है, तो ऐसा ही होता होगा। पहले ये तो नहीं कि साहब इसने 72 घंटे जो लगातार कार्य किए उनमें बीच बीच में ये शायरियां मारता था कि तुझको देखेंगे सितारे तो सिया मांगेंगे, प्यासे तेरी जुल्फों की घटा मांगेंगे, अपने कांधे से दुपट्टा ना सरकने देना वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। ये तो था नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट है, यूं कहा जाता है कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था, और उस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की। शब्द देखना, स्वराज्य की मांग किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब?
1929 में। कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। इसी के परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वराज्य व स्वाधीनता दिवस मनाया गया। पहली बार तिरंगा लाहौर में फहराया गया 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। उस समय जो तिरंगे का जो डिजाइन तैयार किया था वो मैडम बीकाजी कामा ने। वर्तमान में जो तिरंगे का जो डिजाइन बनवाया था वो 2004 में कहते हैं कि पिगली वेकियो ने बनाया था। तभी तो यूं कहा जाता है कि 26 नवंबर 1949 मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू क्यों नहीं हुआ? लाहौर अधिवेशन के कारण। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट चर्चा बाद में देखते हैं।